हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में। देखिए, अभी तक आपने सोचा था या सोच लिया है कि आपको जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से देना है, जेआरएफ की तैयारी कैसे करनी है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपर कंप्लीट रोड मैप दिया है कि आपने क्या क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, जिसके अंदर एक पॉइंट था आपका टू नो योर सिलेबस वेल, कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, आखिर पढ़ने क्या वाले हो, किन चीज़ों में से आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो पेपर 2 होता है आपका, वो होता है आपके डोमेन का सब्जेक्ट, जिसके अंदर सपोज जैसे कि आपका कॉमर्स है। पेपर 2 यानी कि जो डोमेन सब्जेक्ट हो गया वो आपका कॉमर्स हो जाएगा। इसके अंदर जो है आपकी 10 यूनिट्स आती है, जहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, यानी कि आपके इधर से हो जाएंगे एक यूनिट से हो गए आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो यानी कि 10 यूनिट से हो गए आपके 100 क्वेश्चन एक तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके 100 क्वेश्चन पेपर 2 से आपके बनते हैं। अब जो ये जितना भी सिलेबस है ना, आपने 11th में, आपने 12th में, आपने अपनी यूजी में और आपने पीजी में जो भी कुछ पढ़ा है, उसमें से ही मोस्ट ऑफ द पोर्शन इन्होंने यहाँ से कवर किया हुआ है। तो देखिए, जो 10 यूनिट है, पहले तो इनके नेम आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी यूनिट आपकी हैं, जिसके अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। अगर देखो, अगर आप इन दोनों को एक लेकर चलोगे तो ये एक ही यूनिट मानी गई है, लेकिन कई बार इसको 2 यूनिट भी मान लेते हैं। अब 2 यूनिट में इस तरीके से नहीं मानेंगे कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे और 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे मिलके। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए, जो बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है वो बहुत छोटा है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन गए, बाकी के 8 क्वेश्चन बनेंगे आपके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर से। ओके, अभी हम ना, मैं इसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी कि इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन सी यूनिट, जो मैंने आपको बताया था कि वीकर सेक्शन में डालनी है, मीडियम सेक्शन में और आपकी स्ट्रॉन्गर सेक्शन में। देखो, कुछ यूनिट्स आपके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगी, हो सकता है बाकी बच्चों के अकॉर्डिंग वीक हो, तो ये काम आप वैसे खुद करो तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, वेटेज कौन सी यूनिट की ज़्यादा है, कौन सी यूनिट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन से कम आते हैं, या किस यूनिट से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, दिस इज I'm gonna tell you here in the end of the video. Okay, चलिए, सेकेंड यूनिट होती है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब देखिए, अकाउंटिंग के अंदर ना आपको कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। बेसिकली जो नॉर्मल अकाउंटिंग है, ये लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ये सब आपका नहीं आएगा इसके अंदर। इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन आपका है। हाँ, जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आईएएस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड हैं आपकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ऑडिटिंग का जो पार्ट है वो बहुत छोटा है इसके अंदर। बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब इसके अंदर आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ माइक्रो है, यानी कि कॉमर्स के अंदर मैक्रो का पार्ट आपका नहीं आता है यहाँ पर। तो इसके अंदर सिंपल सी आपकी इकोनॉमिक्स आएगी, जो आपने 11th 12th में पढ़ी है ना, माइक्रो वाला पार्ट इतना ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है आपका। बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस को आप यहाँ पर कई बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल देते हैं इसको, या बिजनेस फाइनेंस भी बोल सकते हो कि, तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। अब बिजनेस फाइनेंस के अंदर आपकी कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ आपकी डिविडेंड थ्योरीज़ हैं, कैपिटल थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। यहाँ से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 या 2, हार्डली, इससे ज़्यादा नहीं आएगा न्यूमेरिकल, इससे इतना ही न्यूमेरिकल आपका बनेगा। फिफ्थ आती है आपकी स्टैट्स। स्टैट्स यानी कि आप, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा होगा, वो वाली स्टैट्स। लेकिन इसके अंदर आएगा वही, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं आता है। इस बार हमें उनका प्रैक्टिकल ना कर कर उनके फॉर्मूले पर जाना है बस, और उनके फीचर्स, प्रॉपर्टीज़, ड्रॉबैक्स क्या हैं उनके, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ता है, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ये सब वगैरह, और रिसर्च मेथड। अच्छा, ये यूनिट का आप ध्यान दीजिएगा, ये जब आपका पीएचडी का एंट्रेंस होता है या फिर उसका इंटरव्यू या एंट्रेंस, दोनों के अंदर ये, और जो इसके अंदर रिसर्च मेथड है, यानी कि जो पेपर 1 के अंदर भी आपकी रिसर्च यूनिट आती है, यही दोनों आपकी सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। और यही रीज़न होता है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर भी रिसर्च वाली यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। अब तो उन्होंने क्या कर दिया, बिजनेस स्टैट्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिनके पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, उन्होंने पेपर 1 के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन डाल देते हैं वो इसमें। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। पीएचडी करते हो उस पर्सपेक्टिव से भी, आगे इंटरव्यू देने जाओगे उस पर्सपेक्टिव से भी आपका। ओके, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट वही 11th वाली, हेनरी फ्योर्ड टेलर्स, आपके मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, किसने कौन सा प्रिंसिपल दिया है, ये सारे आपके बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर है। एचआरएम बहुत इजी है, थ्योरेटिकल है सारा, ज़्यादा इसके अंदर इतना कुछ नहीं। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो ये सब कुछ पढ़ते आए हो ना, यही इसके अंदर पढ़ना है आपने, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं पढ़ना है। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन अ सिंपल यूनिट आपकी,
आरबीआई हो गया, ये आरआरबी हो गया, एनएफसी हो गए आपके सेंट्रल बैंक्स वगैरह, ये जितने भी बैंक्स हैं ये आपको यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना है, इनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब देखो ये यूनिट जो है ना ये है आपकी सबसे तगड़ी यूनिट। तगड़ी यूनिट कैसे बोलूँगी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं वो इकलौती मार्केटिंग मैनेजमेंट से। जैसे मैंने आपको बताया एक यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन मिलते हैं। मार्केटिंग इज़ द ओनली सोल यूनिट दैट कंटेन 13 to 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन तक भी यहाँ से आपके देखने को मिल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो एक ही यूनिट से 16 क्वेश्चन, यानी कि 32 नंबर का पेपर तो आपका एक ही यूनिट से बन गया। यहाँ पर 30% कवर कर लिया इसने आपके उसका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपकी चीज़ों को सिर्फ समझना है। लीगल एस्पेक्ट आपको ध्यान होगा तो आपने बीकॉम के सेकेंड ईयर के अंदर हम एक लॉ का बिजनेस लॉ बुक आती है, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, वही इसमें है आपका। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं आपने, बिल ऑफ एक्सचेंज आपका हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया आपका, ये सारे के सारे अदर बिल्स हो गए, चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें लॉज हो गए, वो आपने यहाँ पे इसके अंदर सेक्शंस भी कुछ होंगे जो यू नीड टू लर्न। फिर आता है इनकम टैक्स, भी आपने बीकॉम के अंदर ही पढ़ा है वही चल। अब इनकम टैक्स के अंदर भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपका थियोटिकल बेस पे ही यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। तो बच्चे देखो ये तो हो गई आपकी मोटी मोटी 10 यूनिट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब इसके अंदर जानना भी आपका उतना ही ज़रूरी है कि इंदर कौन कौन सी चीज़ें इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि इनमें से कौन सी चीज़ें आप ड्रॉप कर सकते हो, कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करनी है। सपोज इफ़ वी टॉक अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, तो देखो ये इन्वायरमेंट के अंदर तो नॉर्मली ये जो चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इम्पॉर्टेंट। फिर आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फेमा, और ये आपका सीएसआर। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जो इन्वायरमेंट है, इनको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते इन एनी केस। ओके, फिर आगे आपका इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, ट्राइबर्स, मोड ऑफ एंट्री क्या होते हैं इसके, नॉर्मली ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये नॉर्मली आपको इंट्रोडक्शन है एक तरीके से आपका। अब यहाँ पर आएंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ये सारी चीज़ें भी आपकी एक तरीके से इंट्रो है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है आपका वो बनता है ये एफडीआई। एफडीआई के बारे में, एफपीआई के बारे में पढ़ना ज़रूरी है आपका। बीओपी अपने आप में, और जो ये है ना आपका एशियन सार्क नाफ्ता, रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे यहाँ से आपके, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो, ये बहुत यानी कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, और ये आपका एशियन साफ्ता और नाफ्ता इम्पॉर्टेंट है आपके। और अभी जितने भी हैं यहाँ पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ, गैट, ट्रिप्स, ट्रिप्स, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने, क्योंकि देखो इंटरनेशनल बिजनेस इनके ही ऊपर टिका हुआ है आपका, और यही सब कुछ का क्या करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन ही यहाँ से बनेंगे आपके, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनेशनल बिजनेस का। अकाउंटिंग वाले में एक क्वेश्चन इसका हमेशा से प्रिंसिपल या कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जो ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, ये आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। अगर आपको करना है तो ये एडमिशन रिटायरमेंट में ना गुडविल वाला क्वेश्चन एक बन जाता है बस आपका। गुडविल यानी कि जो होता है ना कि एक पार्टनर आया तो वो कितने रेशो में लेगा, गया तो कितने रेशो में उसका शेयर जाएगा, यहाँ पर यही क्वेश्चन बनेगा। एडमिशन रिटायरमेंट से आपको उनका कुछ भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी, कुछ भी उनका अकाउंट नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना है आपने। इसी तरीके से फोरफीचर वाले का प्रोसेस किस तरीके से, इस शेयर्स में इशू ऑफ शेयर्स का कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ शेयर्स के आपको मतलब पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ शेयर है वो आप यहाँ पर कर लोगे, ये सब नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं है आपसे, ये आप देखोगे तभी भी नहीं मिलेंगे यहाँ से कंपनी अकाउंट नहीं, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ABC इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये हो गई आपकी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टाइजन कॉस्टिंग, ये काइजन कॉस्टिंग थोड़ा ट्रेंड में है आजकल। ओके, और बस हाँ, और एक आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनको इस पॉइंट से ही आप इन चीज़ों को करोगे। ये फंड फ्लो, यहाँ से रेशो और फंड फ्लो का डिफरेंस होता है आपका, बस इसको करके चले जाओगे यहाँ पे। अब ह्यूमन रिसोर्स इन्फ्लेशन में ये सब नहीं करना आपने, ये आपने करने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब कुछ करना है आपने। ऑडिटिंग भी आपने करनी है इसके अंदर, ये वाउचिंग, वेरिफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। रिसेंट ट्रेंड मैनेजमेंट, ये सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या क्या आप चीज़ें स्किप कर सकते हो। बच्चे ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपका, क्योंकि हर 6 महीने में हम पेपर को एनालाइज करते हैं, और 6 साल मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों के अंदर, तो आई नो वेरी वेल कि कौन से टॉपिक आपके ट्रेंड में हैं और कौन से नहीं हैं। अब जो से ये आपकी चीज़ें हो गई,
अच्छा, इसके बाद आती है आपकी इकोनॉमिक्स। सबसे अच्छी यूनिट ये लगती है इकोनॉमिक्स के अंदर। कोई घुमा फिरा के कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो ही नहीं सकते किसी में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा मीनिंग से, ऑब्जेक्टिव से। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका डिमांड से, लॉ ऑफ डिमांड, AR MR से, कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से। 50-50 चांसेस हैं आपके। बहुत कम बना है यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि आपका। अच्छा, डिमांड के अंदर याद रखना, ये जो इलास्टिसिटी है ना, इससे चांसेस ज़्यादा हैं आपके क्वेश्चन बनने के। फिर आता है इसके अंदर थ्योरी ऑफ कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट की रिलेशनशिप जितनी भी हैं आपकी ACMC के साथ, जितनी भी सारी रिलेशनशिप्स हैं आपकी, उनसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, या फिर उनके कर्व से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसमें कर्व ऐसा है। इससे तो क्वेश्चन आपका आना तय है, मार्केट से हो ही नहीं सकता कभी भी कि यहाँ से क्वेश्चन ना बने। और ये कभी कभी चीज़, अब देखो लास्ट पेपर में नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन लास्ट में यहाँ से क्वेश्चन था, तो ये भी आपकी जो प्राइस स्ट्रेटेजीज हैं थोड़ी ट्रेंडिंग के अंदर रहती हैं। बिजनेस फाइनेंस की बात करोगे, अब जो ये वाली यूनिट है ना, ये सबसे ट्रिकी लगती है बच्चों को। कहते मैम ये वाली यूनिट पढ़ी ही नहीं जाती। अगर नहीं पढ़ी जाती है ना तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उतनी ही चीज़ें करो जो पढ़ी जा रही है इसके अंदर, जहाँ से क्वेश्चन आपका तय है। 5 क्वेश्चन मैं बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये हो गई आपकी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन यहाँ से, और इसके अंदर आएंगे डिविडेंड थ्योरीज। ये क्वेश्चन यहाँ से 2 या 2 क्वेश्चन, यानी कि इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके, एनी हाउ आएगा ही आएगा क्वेश्चन यहाँ से। फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंजेस, हाँ इस वाले से क्वेश्चन ले सकते हो। अब जो बाकी के क्वेश्चन बनेंगे ना, ये तो आपके पढ़ के जाने हैं, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन इजीली यहाँ पर सॉल्व कर दोगे। बच्चे ज़रूरी नहीं 10 ही क्वेश्चन आए, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं आपके। अब बाकी के ये थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट इन टॉपिक्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आज तक नहीं बना है कि भाई वैल्यू ऑफ मनी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा हो, आपका GDR ADR से डायरेक्ट क्वेश्चन बनना हो, ऐसा नहीं बनता कभी भी। आर्बिट्रेज से क्वेश्चन बना कभी नहीं बनता। अब इन जो थ्योरीज हैं, जो आपकी ये सब चीज़ें हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है मेरे इस पर। कोई भी एक चीज़ वहाँ पर क्या है मिसिंग नहीं है। और डिविडेंड थ्योरीज और कैपिटल थ्योरीज की एक एक थ्योरी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से। अगर मैं आपको गारंटी देती हूँ उतना आपने कर लिया ना, जितना यूट्यूब के ऊपर, जितना मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है, उससे बाहर आएगा ही नहीं आपका क्वेश्चन किसी भी हालत के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। बिजनेस स्टैट्स एक ट्रिकी यूनिट मानते हैं कि ये समझ नहीं आती है, इसके सब डरते हैं कि इनको लगता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे। बच्चे न्यूमेरिकल तो आने ही नहीं हैं आपके। स्टैट्स का कोई सा पेपर उठा लो, अगर 1 या 2 क्वेश्चन को छोड़कर, वो भी बाय चांस, हर बार का नहीं होता है, न्यूमेरिकल दिख जाए तो मुझे बता देना, आते ही नहीं है। अब अगर 1 या 2 न्यूमेरिकल जिसके भी चांसेस पूरे पूरे नहीं है, उसके अंदर पूरे इसके न्यूमेरिकल करने थोड़ी बैठोगे आप, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। इतना टाइम तो न्यूमेरिकल करने में लगेगा ना, इतना टाइम पूरी यूनिट्स को रिवाइज कर दोगे आप, तो बेटर है उस टाइम को सेव कर कर किसी ढंग की जगह पे लगाओ। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड है आपका। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन एंड मोड, उसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं आपकी। डिस्पर्स, ये स्क्यूनेस थोड़ा हॉट टॉपिक है आजकल आपका। कोरिलेशन रिग्रेशन में से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, बेस थ्योरम से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है आपका। ये बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं भी करोगे तो चलेगा। अच्छा, रिसर्च, ये रिसर्च जो पार्ट है ये पेपर 1 के अंदर जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपकी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा डेटा कलेक्शन से आपका। फिर रह गया आपका सैम्पलिंग। ये हाँ, ये प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स मैं लिख के दे सकती हूँ। इतना ट्रेंडिंग टॉपिक आज तक का रहा है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उनसे भी इम्पोर्टेंट है ये आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब देखो ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ना, ये रिसर्च जो पेपर 1 है आपकी रिसर्च यूनिट, उसके अंदर नहीं है, और ये क्वेश्चन उसके अंदर भी पूछा जाता है। ये टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आपके उसमें नहीं है, लेकिन पेपर 1 के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट्स का पार्ट। अब तुम लकी हो कि तुम्हारे पेपर 2 में भी स्टेट्स है, और पेपर 1 के अंदर रिसर्च तो सभी का ही है। अब जिनका पेपर 2 में स्टेट्स नहीं है उनको ही अलग से पढ़ना पड़ता है। तुम्हारी ये लगा लो हाफ यूनिट स्टेट्स की उसके अंदर अच्छे से कवर हो जाती है, दिक्कत ही नहीं होती कुछ। ठीक है, चलिए। इजी यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट आपकी। देखो बिजनेस मैनेजमेंट, यहाँ से क्वेश्चन प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ये करोगे, इसकी थ्योरीज कुछ हैं आपकी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस थोड़ा आपका है, तो ये तो हो गया बिजनेस इन्वायरमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। फिर हो गया आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से। अब इनमें जो HRM में जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बेसिकली आपको सीक्वेंस बेस्ड ज़्यादा बनता है। सपोज
रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या रहेगी, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, उसको अरेंज करो यहाँ पर। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर क्वेश्चन बनता है आपका, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कलेक्टिव बार्गेनिंग इंपॉर्टेंट है। ये तो चीज़ ऐसी होती है कि आप इनको पढ़ोगे, समझोगे, बिना पढ़े भी इनको क्वेश्चन को समझकर इनका आंसर दे सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से आप वो डिमांड कर सकते हो या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन आपका बन सकता है। बाकी के जो और चीज़ें हैं उनको आप नॉर्मली नहीं भी पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे आपको। HRM आपकी ईजी यूनिट्स है, ठीक है। यह सिर्फ आपके कंसेप्ट ध्यान रख लेना और अपने आप को एज ए बिजनेस पॉइंट से, अपने मैनेजर पॉइंट से हर तरीके से सोच के रखना, क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा इसके अंदर। फिर आया आपकी यूनिट बैंकिंग। ये ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कोई ज़रूरत नहीं करने की। हाँ, RRB इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव बैंक नहीं करोगे चल जाएगा आपका, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ मैनेजमेंट हैं, यानी कि इसके अंदर आपके मेजर्स आते हैं, क्वांटिटी मेजर, ये जो CRR होता है, नॉन CRR, SLR, ओपन मार्केट रेशोज, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। बेजल, ये बोल सकते हो बेजल नॉर्म्स की आप। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये नहीं करोगे चलेगा, ये भी नहीं करोगे चलेगा, म्यूचुअल फंड आपको करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भी कोई दिक्कत नहीं है, सेक्टर रिफॉर्म्स भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये जो डिजिटाइजेशंस है ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि ये क्यों, क्योंकि अब इनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। आजकल क्या हो रहा है, डिजिटाइजेशंस हम अपनी डिजिटल करेंसी को लेकर आने की बात कर रहे हैं, तो इनके जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, UPI है आपका, ये जितनी भी इंटर बैंकिंग सर्विसेज है, मोबाइल बैंकिंग है, ये आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है आपका। और एक क्वेश्चन आप इंश्योरेंस से भी, ये बहुत सारे इसके अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको लर्न करने हैं यहाँ पर। तो देखो, आप बहुत सारे टॉपिक्स तो मैं आपके एलिमिनेट ही करा रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आज तक बने ही नहीं है, और बने हैं तो बहुत टाइम हो चुका है उन्हें बने हुए, तो उनको ये क्या है, ट्रेंड चलता है पेपर का आपका एक। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना पिछली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बना रखी कि पेपर किस तरीके से बनता है, पेपर के क्वेश्चन आने के चांसेस किस तरीके से ज़्यादा रहते हैं आपके, तो उन्हीं तरीक़ों से आपको लेकर चलनी पड़ेंगी सारी की सारी चीज़ें। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो बच्चे, कोई भी यूनिट छोड़ देना, बट यू कांट स्किप मार्केटिंग मैनेजमेंट हेयर, छोड़ ही नहीं सकते हो बच्चे इनको तो। अब इसकी हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन है यहाँ पर, अब मैं इसमें बोल ही नहीं सकती कि आप क्या छोड़ सकते हो, ये करना ही पड़ेगा। STP जो है आपका, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। प्राइसिंग डिसीजंस, यहाँ से स्ट्रेटजीज जितनी भी हैं आपकी, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से आपके। अभी प्रमोशन डिसीजन है, प्रमोशन ऑब्वियसली बात है, पता होना चाहिए मार्केटिंग का मतलब ही क्या है, प्रमोशन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन, ये थोड़ा इजी है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन 0 लेवल 1 लेवल आपको पता है यहाँ पर। कंज्यूमर बिहेवियर, ये देखो बाइंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है आपकी। सर्विस मार्केटिंग हो गई, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती जो आप छोड़ सकते हो, यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। और इसके कम से कम ना 700+ क्वेश्चंस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मार्केटिंग प्लेलिस्ट के अंदर कराए हुए हैं। अब सोचो, अगर ये आपने ये 700 क्वेश्चन एक यूनिट के कर लिए, 700 क्वेश्चन में से क्या 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, कैसी बात कर रहे हो ही नहीं सकता ना, ऑब्वियस सी बात है चीज़ों के अंदर। तो ये 700 क्वेश्चन कवर कर लो अपने आप, इसके अंदर से ही आपके 10 क्वेश्चन टपके ही टपकेंगे, नहीं भी टपके ना, नहीं भी मिले वहाँ से 10, तो वहाँ से 7 क्वेश्चन मिलने की गारंटी तो प्रॉपर है आपकी, ठीक है। 10% में तो हर एक चीज़ काम करती है आपके। और जो वो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपके PYQs भी हैं, पिछले PYQs भी हैं आपके, रिसेंट के भी हैं, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस मिलाकर उसके अंदर है आपकी। चलिए, लास्ट सेकेंड यूनिट रहती है आपकी यूनिट 9, दैट इज़ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ से देखो, चीज़ें ऐसी हैं, थोड़ी सी लेंथी यूनिट्स आपकी ये मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सेक्शंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, सीक्वेंस भी मिलेगा आपको, बिल भी मिलेंगे काफ़ी सारे, और आपको सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे, यानी कि कुछ आपकी सीक्वेंस के अंदर। चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑब्वियसली बात है, अभी इनकी जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैलिड कौन सा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, फ्री कंसेंट में कौन सी चीज़ें होती हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कैसे निकल सकते हो, टूटता कैसे हो, टूटने के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज़ क्या मिलेंगी, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें, स्पेशल कौन, इंडेमनिटी गारंटी, बिल्कुल, सेल ऑफ गुड एक्ट से भी बन जाता है, नेगोशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी लायबिलिटी, अब देखो यहाँ पर भी नहीं, मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ना इस वाली यूनिट के अंदर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। इसके ऑलमोस्ट हर टॉपिक से थोड़े क्वेश्चन आ ही रहे हैं, एक बार छोड़कर ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं। और यूनिट इतनी ऐसी नहीं है। इस यूनिट के अंदर देखो, ये जो यूनिट्स है ना आपकी, लीगल, स्टैट्स, इनकम टैक्स, ये 3 यूनिट आप, और एक बिजनेस फाइनेंस,
ठीक है। ये 4 यूनिट आपकी ऐसे ना क्वेश्चन घुमा के आता ही नहीं है। बाकी जितनी भी अदर थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं वहाँ पर क्वेश्चन घुमा के आएंगे, समझ ही नहीं पाओगे पूछ क्या रहा है। लेकिन यहाँ से जितने भी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक यूनिट है आपकी, और स्टैटिक यूनिट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन घूमते ही नहीं हैं आपके इस तरीके से। तो सबसे बढ़िया चीज़ें आपकी ये कि जस्ट पढ़ो, याद करो, आंसर दो, ख़त्म काम। उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपने। ओके। फिर रहेगा आपके इनका, हाँ यहाँ से मैं बता सकती हूँ, रेजिडेंशियल स्टेटस सिलेक्शन। ये थोड़ा कुछ बच्चों को याद नहीं आता, क्योंकि बीकॉम में तो चलो हो गई बीकॉम, कब की बीकॉम कर लिया, अभी कर अभी नहीं की, टाइम हो जाता है तो भूल जाते हैं इन चीज़ों को। तो देखो, रेजिडेंशियल से टैक्स इंसिडेंस, अच्छा इनका एग्रीकल्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चीज़ों के अंदर। ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, ये टैक्स इट्स अवॉइडेंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। फिर रह गया कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब देखो इसके अंदर टैक्स इवेजन, टैक्स टेक्निक आपकी, किस तरीके से टैक्स बचाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और फिर जो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, एक हो गया आपकी TDS, एक होता है TCS, ये क्वेश्चंस, ठीक है। और कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो ये तो यूनिट जब मैं कराऊंगी आपको, तभी मैं छोटे छोटे टॉपिक्स इसके अंदर है, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन आपके पेपर के अंदर वो टॉपिक्स आते हैं, तो वो चीज़ें तो आपने एज इट इज़ ही जैसे मैं कराऊंगी वैसे वैसे करनी पड़ेंगी चीज़ों के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक बार कमेंट में ये बताइएगा, अगर किसी को स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो कमेंट कर दे, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो मुझे बता दे। मैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके बेस्ट पॉसिबल वे में और इजी तरीके से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। तो बच्चे ये रहा आपका पूरा सिलेबस। देखो किसी भी पेपर को करने से पहले इस पेपर है कैसा, आता क्या है, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है आपका। तो इसी के लिए पूरा सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिलेबस में क्या करना है क्या नहीं करना ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। आई होप दिस यू फाइंड हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ब्राइट हैज़ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक एग्ज़ाम अब आपका हो चुका है, अच्छे से अब थोड़ा प्रिपरेशन करने के लिए रेडी रहिए, थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाइए अब थोड़ा अपने आप को लेकर, अपने रूटीन को लेकर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।